अब बात दुनिया भर में देश की शान, देश का नाम बढ़ाने वाली मीराबाई चानू की। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर जब दिल्ली पहुंची मीराबाई चानू, तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का परचम लहराकर वतन लौटी वेट लिफ्टर सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। देश की बेटी जब मेडल लेकर एयरपोर्ट पर उतरी तो लोगों का जोश हिलोरे लेने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम का उद्घोष किया। चानू के आसपास भीड़ जमा हो गई और हर कोई उनकी अगवानी में तालियां बजाने लगा। सीआईएसएफ के जवानों ने घेरा बनाकर चानू को एयरपोर्ट कॉरिडोर से निकाला। इस दौरान कोई तालियां बजाकर सिल्वर गर्ल का हौसला बढ़ा रहा था, तो कोई नारे लगा रहा था। ऐसा लगा था कि हमारी सपना पूरा हुआ है। या 5 साल का इतना मेहनत, वो सब एक दिन में सब मिल गए, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश। सिल्वर गर्ल चानू खुद इस शानदार स्वागत से अभिभूत हो गई। उन्होंने सबको शुक्रिया अदा किया। मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था कि जब से मेरा हमारी दोनों सर का सपने थे ओलंपिक में मेडल जीतना, तो वो मैंने 2016 से हमने पूरा तैयार की थी। 2016 जो ओलंपिक है, तो उसी में हमारी फर्स्ट ओलंपिक पे थे, तो थोड़ा नर्वस भी हो गया था, तो मेरा मेडल मिस हो गया था। उसी के बाद हमने पूरा मेहनत की थी, हमने ट्रेनिंग चेंज किया, कैसे करना है। रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है, तो उसी के बाद हमने पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था। ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया, तो आज यही तक पहुंचे हैं। इस बीच खबर है कि 49 किलो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। चीनी खिलाड़ी होई जिहोई पर डोपिंग का शक है। मीराबाई चानू की कामयाबी को देखते हुए मणिपुर सरकार ने उन्हें एडिशनल एसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां पर विपक्ष ने आज अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आया। क्या कुछ है इसके पीछे की वजह, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच भी एक मुद्दे पर तनातनी नजर आ रही है। क्या है वो मामला, बताते हैं आपको। सर पर हेलमेट और हाथ में फर्स्ट एड का डब्बा। बिहार विधानसभा में दाखिल होते ही ये माननीय क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे, बल्कि नीतीश बाबू के सुशासन राज में विपक्षी महागठबंधन के विधायकों को पिटने का डर है, मार खाने का खौफ है, मार्शल के हाथों जख्मी होने का डर है, वो भी सदन के अंदर। और ये हमारा दावा नहीं है, यकीन नहीं आ रहा तो खुद सुनिए माननीयों की जुबानी पूरी कहानी। विधायक जी ये सब क्यों लेकर आए हैं? देखिए, डर लगता है, चूंकि जो स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर, जो लोगों का विश्वास उठ गया है। किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट लगाए हैं। इस साल 23 मार्च को बिहार विधानसभा में पुलिस बिल को सदन में पास कराने के दौरान खूब हंगामा हुआ। महागठबंधन के विधायकों ने मार्शल पर मारपीट का इल्जाम लगाया था। लिहाजा मानसून सत्र के आगाज के पहले दिन महागठबंधन के विधायकों ने बजट सत्र में हुई पिटाई को मुद्दा बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया, और विरोध का ये अंदाज अलहदा था। विधायकों ने सिर पर हेलमेट लगाया, काला मास्क पहना और झाल बजाते हुए सदन में पहुंचे।
अब देखिए ये विधायक जी हैं और जब विधायक जी आपका हेलमेट किस लिए? ये हेलमेट अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहन करके आए हैं। जिस तरीका से 23 मार्च को आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे मॉब लिंचिंग करके जान मारने की कोशिश की गई, आप लोग के मदद से हम PMCH में एडमिट हुए थे, तो हमारी जान की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है, इसीलिए हम हेलमेट लेकर के आए हैं और ये झाल भी लेके आए हैं कि नीतीश कुमार जी हम विधायकों का सारा फंड ले लिए हैं, तो पब्लिक हम लोग को कहती है कि झाल बिजावला विधायक बने हैं। मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार डबल टेंशन में है। विपक्ष की तरफ से विरोध और प्रदर्शन तो शायद नीतीश कुमार झेल जाएं, लेकिन सुशासन बाबू की टेंशन की वजह गठबंधन सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार पिछले दिनों से लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इसकी जरूरत नहीं है। संजय सरावगी जी, बिहार में जातिगत जनगणना और देश में जातिगत जनगणना की जरूरत है? भारत सरकार ने का जो मैंने अखबार में पढ़ा है माननीय गृह राज्य मंत्री जी का कि जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं, इसमें जाति विभेद और पैदा करना, खाई को पाटने की जरूरत है, नहीं कि खाई को बढ़ाने की जरूरत है। जेडीयू के नेता तो कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं, कितने पिछड़े हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे शुरू करेंगे, उनको लाभ कैसे मिलेगा? नहीं, हर 10 साल पर आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण से ही सरकार की बहुत सारी जो है योजनाएं जो है क्रियान्वित होती है। दरभंगा से संजय सरावगी बीजेपी के विधायक हैं और बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री हर दिन जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, जेडीयू के नेता खुलकर बोल रहे हैं और बीजेपी अब खुलकर जातीय जनगणना का बिहार में विरोध करने लगी है, यानी नीतीश कुमार का विरोध। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। देश के कई राज्यों में स्कूल फिर से खुलने लगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में 11वीं और 12वीं की क्लास बाकायदा शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में स्कूल अब भी बंद है। सवाल ये कि जब दिल्ली में मेट्रो, मॉल और बाजार सब खोले जा चुके हैं तो स्कूल खोलने में हर्ज क्या है? दिल्ली फुल रफ्तार से दौड़ रही है। दिल्ली में आज से अनलॉक 8 के तहत अनलॉक का दायरा बढ़ा दिया गया है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। मेट्रो, डीटीसी बस भी पूरी क्षमता से दौड़ने लगी है। लेकिन दिल्ली में अब तक स्कूल नहीं खोले गए, जबकि देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में भी 11वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में स्कूल अब भी बंद है। दिल्ली में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। हालांकि देश की राजधानी में स्कूल खोलने की मांग तेज हो रही है। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और उसी के तहत अनलॉक में ऑफिसेज खुल गए, मेट्रो, बसेस सब में सफ़र की इजाज़त है। साथ ही साथ बाजार और मल्टीप्लेक्स तक खोल दिए गए हैं, लेकिन इंतज़ार है स्कूल खुलने का। खाली पड़े ये डेस्क गवाही दे रहे हैं कि बच्चे इन पर कोरोना से पहले बैठकर अपनी पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब पढ़ाई का मॉडल इस लैपटॉप में आ गया है, जहां आपको शिक्षिका इसी के ज़रिए बच्चों को पढ़ाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इसके कारण बहुत सी दिक्कतें बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में एक इस तरह का एक मैसेज देखने को मिल रहा है कि बच्चों की आइज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, बच्चों को जो मनोवैज्ञानिक है वो उनका ख़राब हो रहा है। साथ में बच्चों में एक सहन शक्ति भी ख़त्म होती जा रही है। पेरेंट्स से मिलते हैं आप, तो क्या कहते हैं पेरेंट्स? देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना है कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए। हम लोगों ने प्लान किया है कि जो कैपेसिटी हमारे रूम की है उनका 50% बच्चों को हम बुलाएंगे और 3-3 फीट का डिस्टेंस हम हर बच्चे के बीच में रखेंगे। तो अब इंतज़ार है यहाँ लिखे प्रांजल को, यहाँ RS नायक को, कि अब स्कूल खुलेंगे फिर से। बच्चों के चहुमुखी विकास में जो सबसे बड़ी दिक्कत इस कोरोना ने खड़ी की है, वो स्कूलों में जब वो वापस लौटेंगे तो उसके साथ ही उनका जीवन भी पटरी पर यूं ही लौट आएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए स्कूल जाकर पढ़ना बेहद जरूरी है। इससे बच्चों में पढ़ने और समझने की क्षमता बेहतर होती है। स्कूलिंग से बच्चों में बेहतर संवाद की क्षमता बढ़ती है, बच्चों का मानसिक विकास होता है। स्कूल में बच्चे अनुशासन सीखते हैं। स्कूल की वजह से बच्चे गैजेट से दूर रह पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने से बच्चों पर दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी स्कूल अभी बंद है, लेकिन अब मुंबई में भी स्कूल खोलने की मांग तेज होने लगी है। पेरेंट्स का दावा है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे मोबाइल एडिक्ट होने लगे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, और अब बच्चे देखा जा रहा है कि ऑनलाइन स्टडीज़ को सीरियस ले भी नहीं रहे। तो क्या स्कूल खुलने का वक्त आ गया? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो स्कूल खुलने का वक्त आ गया है, क्योंकि
ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ना बच्चों में एक सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप बच्चों का था वो ये कि बच्चे जो है ना वो धीरे धीरे उनमें बच्चों में और मोबाइल का एडिक्शन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और बच्चे लेजी होते जा रहे हैं। आप एक अभिभावक के नाते क्या सोचती हैं, अब स्कूल जाने का वक्त आ गया या अभी भी कोरोना से बचाव ज़रूरी है? प्राथमिकता क्या लगती है आपको? बिल्कुल बच्चों का स्कूल जाने का बिल्कुल सही वक्त है। अब बच्चों को निकल जाना चाहिए स्कूल के लिए। ऑनलाइन तो उनको कुछ समझ आता नहीं है, ना कुछ पढ़ाई हो पाती है, तो बच्चों को ऑफलाइन कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई जैसे शहर से अब पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं कि स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो घरों से बाहर निकलें और पारंपरिक रूप से स्कूल जाया करें ताकि उनकी सोच जो है वो विकसित हो। ऑनलाइन स्टडीज़, अब ये देखा गया है कि बच्चों में प्रवृत्ति बढ़ गई है कि वो उकता चुके हैं स्टडीज़ से और वो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। लिहाजा अब ये तमाम पेरेंट्स और टीचर से मांग कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि स्कूल खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं ताकि बच्चे घरों से बाहर निकलें और ये कदम उनके सर्वांगीण विकास में मददगार साबित हो। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दिल्ली में आज सुबह राहुल गांधी ट्रैक्टर पर संसद मार्च करते नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बाहर नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता। इनकी मांग है कि दिल्ली पुलिस रणदीप सुरजेवाला को रिहा करे। दरअसल किसानों के समर्थन में राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च कांग्रेस के लिए टेंशन की वजह बनी। आज सुबह राहुल गांधी कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन की तरफ जाने लगे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरजेवाला को गिरफ्तार कर लिया। क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। कृषि कानूनों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक दोनों जगह कांग्रेस विरोध कर रही है। संसद में लगातार कृषि कानूनों समेत दूसरे मुद्दों पर हंगामा जारी। संसद के दोनों सदन ठप पड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा अभी केयर टेकर सीएम बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नए चेहरे की तलाश में जुट चुकी है। येदियुरप्पा ने सोमवार सुबह अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों के सामने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी, भाषण दिया और फिर राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने येदियुरप्पा के इस्तीफे को फौरन स्वीकार कर लिया। उनसे अगले मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया। serve as people of Karnataka for 2 years as chief minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me. नए सीएम को लेकर कर्नाटक में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने नए सीएम को लेकर विचार विमर्श के बाद फैसला लेने की बात कही है। इस बीच पार्टी ने कर्नाटक में पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया है।
कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 17% है। 80 से 90 विधानसभा सीटों पर लिंगायत समुदाय की पकड़ मानी जाती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कर्नाटक का अगला सीएम लिंगायत समुदाय से ही होगा या फिर कोई दूसरा। टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान राजस्थान का मुद्दा सुलझाने में जुट चुका है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच विवाद को हल करने को लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। नारेबाजी का ये मंजर जयपुर का है। 25 जुलाई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे और बाहर सचिन पायलट समर्थक नारेबाजी में जुटे थे। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच सियासी रार को खत्म करने के बाद कांग्रेस आलाकमान अब राजस्थान में जारी तनातनी को खत्म करने के मिशन में जुट चुका है। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए एक फॉर्मूला भी तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक सचिन पायलट को दिल्ली में महासचिव बनाया जा सकता है। राजस्थान में अगले 7 से 8 दिन के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल मुमकिन है। इस दौरान कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। सचिन पायलट के खेमे में 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। साथ ही पायलट खेमे के कुछ विधायकों को निगम बोर्ड में भी जगह दी जाएगी। हालांकि कल हुई मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। जहाँ तक पार्टी की बातें हैं, पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज पीसीसी में अपनी बात को रखा है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई आवश्यकता है मुझे उस पर कुछ कहना। राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक अपने नेता को साइडलाइन किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके समर्थक विधायक लंबे वक्त से कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि पंजाब के बाद राजस्थान में जारी सियासी विवाद भी कांग्रेस खत्म करने के करीब है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन भयंकर बाढ़ से कैसे हुआ करोड़ों का सामान तबाह, देखिए रात 8 बजे खबर कट टू कट स्पेशल।